इससे पहले हम कर चुके थे इन ब्रीडिंग, हम आप देख रहे हैं स्ट्रेटजीज इन इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम आउट ब्रीडिंग को डिटेल में करेंगे। आपने पहला पार्ट नहीं देखा, पार्ट 1 जाके एक बार देख लो ताकि आपको आगे की चीज़ें क्लियर समझ आ सके। ठीक है, सो आउट ब्रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आउट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इट्स ब्रीडिंग ऑफ अनरिलेटेड एनिमल्स विच मे बी बिटवीन individuals of same breed or but having no common ancestors for 4 to 6 generations। अब मैं बता चुका हूँ इसका मीनिंग क्या होता है, पहला वाला पार्ट देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो 4 to 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है बट सेम ब्रीड का एनिमल है, तो अनरिलेटेड ब्रीड्स हुए, सुपीरियर एनिमल्स हुए, जिसे हम बोलेंगे आउट क्रॉसिंग, और इससे ऑब्टेन होने वाले एनिमल्स को बोलेंगे हम आउट क्रॉस। ठीक है, अगर ब्रीडिंग बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स हुआ तो उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे, यानी सब स्पीसीज़ के बीच हुआ तो क्रॉस ब्रीडिंग कहेंगे। इसका एग्जांपल भी बहुत ज़बरदस्त है। द लास्ट वन, डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में मेटिंग हुआ तो उसे हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो 3 टाइप की आउट क्रॉसिंग होती है, आउट ब्रीडिंग होती है। सो फर्स्ट वन इज़ आउट क्रॉसिंग, सेकेंड वन इज़ क्रॉस ब्रीडिंग एंड द लास्ट वन इज़ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सभी को एक एक करके पढ़ेंगे और धुआं ही बना देंगे भाई। टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि नीट में कैसा आता है। तो पहला है आउट क्रॉसिंग। व्हाट इज आउट क्रॉसिंग? द मीटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स अप टू 4 to 6 generations and the progeny or offspring produced from the such mating is called as out cross। है ना। अब इसका मीनिंग समझो। देखो मैंने बताया था 1, इसे 2, इसे तीसरा। ठीक है, ये पप्पा, परदादा, ये दादा, ये पप्पा और इससे बच्चा। ठीक है, परदादा, दादा, पप्पा और इससे बच्ची। ये मेल, ये फीमेल काऊ, दोनों से मिलके बना एक सुपीरियर काऊ, है ना। काऊ या इंसान भी समझ सकते हो समझने के लिए। तो ये एक अलग रिलेटेड मतलब ब्रीड्स हैं। ये एक अलग रिलेटेड क्या बोल सकते हैं, फैमिली है। दोनों सेम ब्रीड की है, याद रखना सेम ब्रीड होना चाहिए। 4 to 6 जनरेशन तक उनके कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, कॉमन एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। नहीं कि एक अलग फैमिली शर्मा जी की, दूसरी भी शर्मा जी की अलग फैमिली है। क्लियर है? एक पटना से है और एक कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। क्लियर है कि उनके बीच में क्रॉसिंग हुआ तो उससे उनके बीच में शादी हो गई उनके परिवार में, उसको बोलेंगे आउट क्रॉसिंग। क्लियर? और उनके शादी के बाद जो बच्चे हो उनको बोलेंगे आउट क्रॉस। क्लियर है? समझ आया? ठीक। अब क्रॉस ब्रीडिंग समझो क्या होता है। पहले आउट क्रॉसिंग का इम्पॉर्टेंस है कि एक सिंगल आउट क्रॉस से हम क्या कर सकते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में आपको क्लियरली बता चुका है कि उसमें नीट में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्रॉस ब्रीडिंग से नीट में हर बार क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम टाइम तो आता ही है। ठीक है, तो ये आपको जाना ज़रूरी है। तो क्रॉस ब्रीडिंग होता क्या? इन दिस सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड, 2 डिफरेंट ब्रीड्स के बीच, यानी सब स्पीसीज़ के बीच में होगा भाई क्रॉसिंग। ठीक है, तो इन दिस सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड are mated with the superior females of another breed। ठीक है, so that desirable qualities of different breeds are combined। यानी कि desirable qualities, सपोज करो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बहुत ज़्यादा हाईली प्रोडक्टिव है, तो दोनों का क्या हुआ, मिश्रण से एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, क्लियर है? मान लो एक मेल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली, फीमेल जो है मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चा अगर पैदा हुआ तो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस टाइप से हम डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को ऑब्टेन करते हैं। तो वैसे ही हम किस में करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। सुपीरियर फीमेल्स और सुपीरियर मेल का हमने क्या कराया, क्रॉस कराया। किस ब्रीड का, है ना, किस ब्रीड का भाई, अनदर ब्रीड, अलग अलग ब्रीड का। ठीक है, अलग अलग ब्रीड का लेकिन सेम स्पीसीज़ का। क्लियर? डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए किसी प्रोजेनी में, और प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल जो होगा उसको यूज़ करेंगे कमर्शियल पर्पस के लिए। अब हमने यही तो बता दिया, अब प्रैक्टिकली क्या ये हुआ है? तो एंड में हुआ है ना भाई, पंजाब में। तो हिसारडेल नाम, हिसारडेल क्या था, एक ब्रीड है शिप की, न्यू ब्रीड है शिप की, जिसको ऑब्टेन किया गया फ्रॉम बाय क्रॉसिंग द बिकेनरी ईव्स एंड मारिनो रैम्स, जो कि शिप के ब्रीड है। क्लियर है? ठीक है, तो हिसारडेल नाम का एक नया ब्रीड बनाया गया था पंजाब में। किसके द्वारा? बीकानेरी ईव्स नाम का शिप था और मारिनो रैम्स नाम का शिप है। नाम का नहीं बोलेंगे, ब्रीड है भाई, ब्रीड है। ठीक है, तो एक नया ब्रीड, 2 ब्रीड बीकानेरी ईव्स ब्रीड से और मारिनो रैम्स दोनों की क्रॉसिंग से हिसारडेल नाम का एक नया ब्रीड शिप का डेवलप किया गया था। नीट में सीधा क्वेश्चन आता है कि
कौन सा नया ब्रीड था शिप का, तो वो हिसारडेल था। या बोलेगा बीकानेर यूएस मारिनो रैम से कौन सा शिप ऑब्टेन किया गया था, तो हिसारडेल था, नया ब्रीड था। ठीक है, क्लियर है। किसका एग्जाम्पल है, क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल है। ठीक, थर्ड वन इज़ व्हाट कि ये हिसारडेल किसका ब्रीड है, तो शिप का ब्रीड है। क्लियर है। हिसारडेल किससे बना है, तो बीकानेर यूएस मारिनो रैम्स के क्रॉसिंग से बना है। इतने क्वेश्चन पूछते हैं नीट में। ठीक है, और ये जो टर्म दिया गया है ये डायरेक्ट नीट का स्टेटमेंट। क्लियर। अब देखो आगे हम पढ़ते हैं इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अगर दो स्पीसीज़ के बीच में क्रॉसिंग हो तो उसे बोलेंगे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल हॉर्स और डंकी, दोनों के बीच में अगर क्रॉसिंग हो रही है तो उसे बोलेंगे हम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है। ठीक है। इन दिस द टू डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज मेल एंड फीमेल मेटेड टू फॉर्म न्यू स्पीसीज विद द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। क्लियर है। डिजायरेबल कैरेक्टर्स के लिए तुम हॉर्स और डंकी को मेट कराया, म्यूल बना। म्यूल क्या होता है, केदारनाथ मूवी में जो म्यूल दिखाया गया ना, जिसका यूज़ करके सामान ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है, सामान ऐसे देखो, एक म्यूल होता है डंकी जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है गधे की तरह वो सामान ढो सकता है। ठीक है, थोड़ा दिखता है घोड़े के जैसा। ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग होता है। तो वो म्यूल होता है जो कि स्टेराइल होता है। स्टेराइल होता है मतलब वो कि बच्चे दे नहीं सकता, वो क्या होता है, इनफर्टाइल होता है। तो इन दोनों के मिश्रण से म्यूल बना, जिसमें डंकी और हॉर्स दोनों के कैरेक्टर है। हॉर्स की तरह वो भाग सकता है, डंकी की तरह सामान ढो सकता है, चल सकता है। क्लियर है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हैं म्यूल के बारे में, केदारनाथ मूवी में दिखाया गया अच्छे से। अगर नहीं देखी मूवी, सुशांत सिंह राजपूत SSR का है, प्लीज़ एक बार देख लेना। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, यानी कुछ और टेक्निक्स जो कि प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि ब्रीडिंग नॉर्मल होती है, मीटिंग तो मौसम के हिसाब से होता है, एनिमल के ऊपर डिपेंड करता है। बट कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसके थ्रू हम इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, इसके थ्रू हम एक से ज़्यादा प्रोजेनिस को ऑब्टेन कर सकते हैं, बेबीज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हम फर्टिलाइजेशन जल्दी करा के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अर्ली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टेक्निक्स पहले देख लेते हैं। एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में, एक मोएट है। ठीक है, सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज़ व्हाट, देखो द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द मेल बुल, ओके बुल, is injected into the reproductive tract of the selected female cow, है ना, is called artificial insemination। सेम चीज़ ह्यूमंस में भी होती है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो सीमेन कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द मेल, और उसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब जो होता है फीमेल का, उसमें डाला जाता है। उसी को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्लियर है। ये किसके लिए किया जाता है ना, जो नॉर्मल ह्यूमंस में, जिसमें मेल में सीमेन का या फिर स्पर्म का काउंट कम होता है, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, इजैकुलेशन की प्रॉब्लम जिसको होती है उसके लिए किया जाता है। और काऊ वगैरह बफेलो में किस लिए किया जाता है ना, देखो मान लो कश्मीर में काऊ रखा हुआ है और मान लो इधर महाराष्ट्र में बुल है, तो इसका सीमेन प्रिजर्व करके यहाँ पे जाके इसको इंसेमिनेट किया जाएगा ताकि एक सुपीरियर मतलब प्रोजेनिस ऑब्टेन हो सके। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत हेल्पफुल है ऐसे नॉर्मल मेटिंग्स को अवॉइड करने के लिए। इट ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल मेटिंग। नॉर्मल मेटिंग मतलब नॉर्मली जो काऊ और बुल के बीच होता है वो सब नहीं होगा, तो अलग ही सीमेन को लाके ऐसे ही डाल दिया जाएगा फीमेल के अंदर ताकि फर्टिलाइजेशन होकर बेबी प्रोड्यूस हो सके। क्लियर है। सेकेंड मेथड इज़ द मोएट, जिसका पूरा फुल फॉर्म है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इसका पूरा फुल फॉर्म भी पूछ देगा तो वो भी आपके लिए अब तैयार होना चाहिए। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी मोएट का फुल फॉर्म होता है। देखो मोएट का फुल फॉर्म से ही आपको पूरा ये समझ आ जाएगा। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल ओव्यूलेशन, मल्टीपल एग बना के उसका फर्टिलाइजेशन करा के एम्ब्रायो बनाएंगे और उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे, उसी टेक्नोलॉजी को हम मोएट कहते हैं। क्लियर। मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, मल्टीपल ओव्यूलेशन कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो एम्ब्रायो बनेगा और सारे एम्ब्रायोज को ट्रांसफ़र करेंगे, उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, मोएट कहते हैं। क्लियर है। तो मोएट इज़ अ प्रोग्राम फॉर द हर्ड इम्प्रूवमेंट, एनिमल इम्प्रूवमेंट in this method cow administered with the hormone with the FSH like activity है ना, to induce follicular maturation and super ovulation।
अब व्हाट इज़ फॉलिकुलर मैच्योरेशन, सुपर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एग या फॉर्मेशन ऑफ एग, क्लियर। मैच्योरेशन, फॉलिकुलर का मैच्योरेशन होगा, एफएसएच लाइक एक्टिविटी का हार्मोन जो हमने इंजेक्शन दिया है काउ को उसकी वजह से, ठीक है। मल्टीपल ओव्यूलेशन होगा, सुपर ओव्यूलेशन होगा, यानी कि नॉर्मली एक एग रिलीज होता है, यहाँ पे 8 एग रिलीज होंगे, क्या होंगे, 8 एग रिलीज होंगे। अब बाहर से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो सभी में सीमेन जाएगा, स्पर्म इसके साथ रिएक्ट करेगा, फर्टिलाइज करेगा और बना देगा जायगोट। कितने जायगोट बने टोटल, कितने जायगोट बने, 8 जायगोट बने। कितने बने, 8 जायगोट। और जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रायो बनेगा, जायगोट से एम्ब्रायो बनेगा। अब ये 8 से 32 सेल स्टेज में जब आएगा, है ना, जिसे हम मोरुला या फिर एम्ब्रायो कहते हैं या फीटस कहते हैं, जो भी, उसको हम सरोगेट काउ मदर्स तक पहुंचाएंगे। यानी कि नॉन सर्जिकली वेटरनरी डॉक्टर्स हाथ डालकर उन स्टेजेस को, यानी कि उन एम्ब्रायोस को निकालते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं सरोगेट मदर्स की तरफ, मदर को, ठीक है। और जो जेनेटिक मदर थी, जो मदर थी जिसके अंदर सुपर ओव्यूलेशन कराया गया था, वो फिर से अवेलेबल हो गई, फिर से उसके अंदर फिर से इंजेक्ट करेंगे इस हार्मोन को और फिर से 6 से 8 एग्स बनाया जाएगा या फिर एम्ब्रायो बनाया जाएगा, फिर से ट्रांसफ़र करा जाएगा। इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, डेयरी मैनेजमेंट पढ़ लिया था ना, पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ लिया था। अब बी कीपिंग और एपीकल्चर पढ़ लेते हैं। अब बी कीपिंग एपीकल्चर क्या होता है, ठीक है, ये मतलब होता है मधुमक्खी का पालन, है ना, उसका लालन पालन जो भी है सब कुछ होता है। तो बी कीपिंग देख लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया तरीके से, ठीक है। वो सब खत्म हो गया ना, है ना, हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग वगैरह सब खत्म हो गया, उतना ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता, ठीक। तो बी कीपिंग क्या होता है, एपीकल्चर क्या होता है, बी कीपिंग को ही एपीकल्चर कहते हैं, क्लियर है। इट इज़ अ मेंटेनेंस ऑफ हनी बीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स। बी वैक्स जो है एब्डोमेन में बनता है हनी मतलब कि बी के, तो ये जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है ये बी का, और हनी जो है वो नेक्टर होता है, उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं होता है। तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो नोट क्या करना है ना, इससे क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो हनी इज़ द एसिडिक इन नेचर, नीट में ये क्वेश्चन है। लो भाई, इतना कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको पता होता है हनी जो है थोड़ा सा एसिडिक होता है, उसका पीएच थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो हनी एसिडिक होता है नेचर में, उस नीट में आया क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट, बी वैक्स इज प्रोड्यूस बाय द बीज, ठीक है। ग्लैंड्स अंडर द एब्डोमेन ऑफ बी सीक्रेट दिस वैक्स, ये नीट का क्वेश्चन है। यानी कि देखो, कभी कोई क्वेश्चन आता है कि ऑप्शन में दिया रहता है विच वन इज़ द ओरिजिनल प्रोडक्ट ऑफ द बी, है ना, बी का ओरिजिनल प्रोडक्ट कौन है, हनी दिया होगा ये ऑप्शन, और बी ऑप्शन में दिया होगा बी वैक्स। मैक्सिमम लोग हनी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि बी के साथ हनी भी जुड़ा होता है, तो सोचते हैं कि हनी ही ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा, लेकिन हनी ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है वो बी वैक्स होता है, जो कि बी के पेट में जो ग्लैंड्स होते हैं उनके थ्रू सीक्रेट होता है वैक्स, उसे हम बी वैक्स कहते हैं, जो कि उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, क्लियर। तीसरा पॉइंट, हनी इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। हनी बी का हनी जो है प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ मेड बाय द नेक्टर्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। बहुत सारे फ्लावर्स को लाता है, अपने सलाइवा में मिक्स करके बाहर छोड़ता है और उससे बनता है हनी, ठीक है। तो हनी ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है बी का, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है, बी वैक्स है। तो इससे क्वेश्चन आया नीट में तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो, लाइफ साइकिल ऑफ बी क्या होता है, एक क्वीन बी होती है जो कि प्रोड्यूस करती है मेल बी को और अनदर क्वीन बी को, ठीक है, थ्रू पार्थिनोजेनेसिस, दैट इज़ विदाउट फर्टिलाइजेशन। अच्छे से समझो इस चीज़ को, ठीक है। देखो ध्यान से समझना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक फीमेल यानी कि क्वीन बी होती है, क्वीन बी होती है जो कि प्रोड्यूस करती है एक मेल बी को और एक फीमेल क्वीन बी को, क्लियर। अब ये फीमेल क्वीन बी अलग लाइफ साइकिल में जाएगा, हम मेल वाले को देखते हैं। ये दोनों पहले क्रॉसिंग करेंगे, है ना, सॉरी ध्यान से सुनो यार, देखो गलत बोल दिया मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना ना, ठीक। तो ये फीमेल क्वीन बी को प्रोड्यूस किया, ये अपना अलग लाइफ साइकिल करेगी। और ये दोनों को किससे प्रोड्यूस किया है, ये मतलब फीमेल क्वीन बी किससे प्रोड्यूस किया, पार्थिनोजेनेसिस से। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, अपने एग से ही प्रोड्यूस करना, ठीक है। 2 एग दी, एक मेल भी बनाया, एक फीमेल क्वीन भी बनाया, क्लियर है, ठीक है, समझ आया इतना। अब ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। अब फिर बोल सकते हो, देखो ध्यान से, देखो क्वीन बी है ना, वो क्या प्रोड्यूस की, एक मेल बी और एक फीमेल क्वीन बी, क्लियर है, विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस से। अब ये मेल बी और ये फीमेल क्वीन बी, है ना, दोनों मेटिंग करेंगे और बहुत सारे वर्कर फीमेल बीज को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं। और ये फीमेल क्वीन भी अलग अपना लाइफ साइकिल शुरू करेगी, ठीक है, जैसा कि इस क्वीन बी ने किया था,
क्लियर है? तो ध्यान से सुनो। नाउ मेल बी मेड विद द क्वीन बी एंड क्वीन बी प्रोड्यूसेस स्टेराइल वर्कर बीज, जो कि फीमेल वर्कर बीज होते हैं, स्टेराइल फीमेल वर्कर्स बीज विच एक्चुअली मेक्स बी हाइव्स एंड कलेक्ट नेक्टर्स फॉर द हनी। देखो, हनी बनाने का काम और छत्ता बनाने का काम कौन करते हैं? वर्कर, स्टेराइल फीमेल वर्कर बीज करते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं मेल प्लस क्वीन बी के मेटिंग की वजह से, और जो स्टेराइल होते हैं यानी कि जो कि बच्चे कभी नहीं दे सकते, वो सिर्फ काम करना जानते हैं और क्वीन बी के इशारों पर नाचते हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं नीट में। तो पहला नोट है वर्कर बी लाइफ स्पेन ऑफ वर्कर बी इज़ अबाउट 6 वीक, यानी कि वर्कर बी की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 6 वीक की होती है, बस इतना याद रखना। ठीक है, नीट में यही आएगा कि वर्कर बी का लाइफ स्पेन कितना होता है? 6 वीक का होता है। सेकेंड थिंग, बी कीपिंग इंक्रीजेस पॉलिनेशन सो दैट क्रॉप यील्ड आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, बी कीपिंग करने से, एपीकल्चर करने से, खेत में अगर एपीकल्चर कर रहे हो है ना, छत्ता है मधुमक्खी का, तो वो क्या करेंगे? मधुमक्खी जो है वो पॉलिनेशन करेगी, है ना, पॉलन ग्रेन्स को इधर से उधर फैलाएगी, तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन इंक्रीज होगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब एग्जांपल में क्या है? एपिस इंडिका कॉमन स्पीसीज है बी की, तो ये नॉर्मल चीज़ है, याद रखना है आपको। एपिस इंडिका एक कॉमन स्पीसीज है जो कि मोस्टली डोमेस्टिकेट की जाती है या फिर बी के एपीकल्चर में यूज़ की जाती है। बीज आर द पॉलिनेटर्स फॉर द क्रॉप स्पीसीज लाइक सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड पियर। मेनली बीज जो होती है नेक्टर कहाँ से चूसती है ना? सनफ्लावर से, ब्रासिका से, एप्पल से, पियर से। इनमें मेनली ये पॉलिनेटर की तरह काम करती है, यानी नेक्टर इनसे ज़्यादा तरह से खींचती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली ये 4 आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको बस ऐसे ही याद रखना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बी कीपिंग के लिए, ठीक है, वो देख लेते हैं। ये नीट में नहीं आता, बट हाँ कभी सीक्वेंस पूछ लिया तो आप बता देना। ठीक है, तो पहला नॉलेज होना चाहिए नेचर का और हनी के हैबिट्स का, हनी बी के हैबिट्स का। ठीक, सेकंड सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग बी हाइव्स। बी हाइव को रखने के लिए एक अच्छा सा खेत वगैरह जगह देखना पड़ेगा आपको, जिसमें पेड़ हो एक अच्छा सा बड़ा सा। ठीक है, कैचिंग ऑफ स्वाम्स मतलब ग्रुप ऑफ बीज, है ना, ग्रुप ऑफ बीज को हमें पकड़ना होगा। फोर्थ पॉइंट मैनेज बी हाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, डिफरेंट सीजन में हमें उसे मैनेज करना होगा। पाँचवा पॉइंट हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, यानी कि लास्ट में हमें हनी और बी वैक्स का कलेक्शन करना होगा। क्लियर है जी? ठीक है, और कुछ नहीं जानना है। नाउ जल्दी से हम फिशरीज़ को भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो फिशरीज़ क्या होता है? जैसे एपीकल्चर होता है वैसे क्या होता है? एक्वाकल्चर होता है। एक्वाकल्चर मतलब एक्वेटिक एनिमल्स को पालना, है ना। और अगर मेनली फिशेस की बात करें एक्वेटिक में, तो पिस्सी कल्चर हम उसे कहते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ पर्टिकुलर फिश को पालेंगे तो उसे हम पिस्सी कल्चर कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने काट दिया है, पता नहीं क्यों काटा, मेरे दिमाग में क्या जची, इधर लिख दिया मैंने पिस्सी कल्चर। ठीक है, समझ आ गया? तो फिशरी क्या होता है? इट इज़ एन इंडस्ट्री डेवलप टू कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको पालने के लिए, ठीक है, पाल पोस के बड़ा करके बेच डालने के लिए जो एक मतलब कि फील्ड होता है उसे हम फिशरी कहते हैं। ठीक है, और पूरे के पूरे एक्वेटिक एनिमल्स को, है ना, कोई भी एक्वेटिक एनिमल्स को पालने का जो प्रक्रिया है, क्या उस फील्ड को हम एक्वाकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वाकल्चर कहते हैं। और पर्टिकुलर हम फिश को पालेंगे तो उसे हम बोलते हैं पिस्सीकल्चर। ठीक है, या फिशरीज़ भी बोल सकते हो, पिस्सीकल्चर बोलो या फिशरीज़ बोलो। क्लियर है? ये सिर्फ जो फिश के लिए, फिशरीज़ जो है फिश के लिए है मेनली। ठीक है, और पिस्सीकल्चर भी आप बोल सकते हो उसको। और एक्वाकल्चर अगर बोलोगे आप, मेनली एक्वाकल्चर बोलोगे तो सारे एक्वेटिक एनिमल्स के लिए आ जाता है। क्लियर है? ठीक है जी, अब आगे देखते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो एक्वाकल्चर इज़ अ कल्चर और मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स एंड पिस्सीकल्चर इज़ द ओनली फॉर फिशेस लाइक फ्रेश वाटर फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस में कौन कौन से हैं? यहीं से क्वेश्चन आता है। रोहू, कतला, कॉमन कार्प, ये तीनों क्या है? फ्रेश वाटर फिश हैं। अब मरीन फिशेस कौन कौन से हैं? देखो, मरीन फिशेस में है हिल्सा, सरडाइन, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट। यहाँ से क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेश वाटर फिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मरीन वाटर फिश। ऐसे नहीं आता भाई, ऐसे नहीं आता। बच्चे थोड़ी ना हो जो ऐसे आएगा, नीट के लेवल के हो ना, तो नीट में कुछ डिफरेंट आता है भाई। देखो, जो मरीन फिशेस होती हैं उनमें एक छोटी सी चीज़ होती है जिसे बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। और व्हाट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड? इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है, एमिनो एसिड, फैटी एसिड है, सॉरी एमिनो एसिड नहीं बोलेंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो आपके शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो मरीन फिशेस में मेनली पाई जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ नीट में पूछा गया। हिल्सा, सरडाइंस, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, जितने भी मरीन
फिशेस हैं, मेनली ये 4 आपको बता दिया है ना, उनमें एंड सैल्मन सबसे इंपॉर्टेंट, ये सैल्मन, हिल्सा सर्डाइन, मैक्रेल, पॉम्फ्रेट एंड सैल्मन, ये तीनों मेनली पूछा जाता है। सैल्मन फिश सबसे ज़्यादा पूछता है। फिशेस आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, यानी कि अगर पूछे नीट में क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज़ द गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, सो आपको ऑप्शन में टिक करना है मैक्रेल, पॉम्फ्रेट, सैल्मन, हिल्सा सर्डाइन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 एग्जाम्पल है, वो है मैक्रेल, पॉम्फ्रेट और सैल्मन। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैक्रेल, पॉम्फ्रेट और सैल्मन ही है, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट, मैक्रेल एंड सैल्मन आर गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन एज इट इज़ उठा के डाल दिया। ये पहला इसको याद करना है, ठीक। सेकंड पॉइंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि नीट का क्वेश्चन है, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाओगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आया था। तो मैक्रेल और सैल्मन ऐसे फिश हैं जो कि गुड सोर्स हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के। क्लियर है जी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो लास्ट है, ब्लू रिवॉल्यूशन कब हुआ था, है ना। तो एक्वेटिक एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, है ना, उन्हें प्रॉपर प्रोटेक्शन देना, फूड देना, है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज करना को ही हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन चलाया गया था टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, तो वैसे ही टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, है ना, बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर के, तो उसको हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो कि 1960s में किया गया था, आंदोलन चलाया गया था। क्लियर है। अब आगे हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इससे रिलेटेड आया है, यानी अभी तक जो मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड MCQ देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बाय विच मेथड हिस्साडेल वॉज फॉर्म, तो बताया था क्रॉस ब्रीडिंग से, ठीक है, पीछे पलट के एक बार देख लेना, ठीक। सेकेंड पॉइंट, होमोजाइगस प्योर लाइन्स इन कैटल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द मेटिंग ऑफ अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, ये तो आउट क्रॉसिंग है। मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल्स ऑफ सेम ब्रीड, क्या बोला है, प्योर लाइन ऑब्टेन करना है, तो ये इनब्रीडिंग से होता है, इनब्रीडिंग में रिलेटेड होता है ना, सेम ब्रीड के, तो यही आएगा। क्लियर है जी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, विच वन इज़ द रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, मेस्टस, मैंगूर, मृगला या मैक्रल, मैक्रल है भाई। क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट देखो, कंपेयर टू द बुल्लक, यानी कि बुल्लक क्या होता है, स्टेराइल बुल, है ना, इज ए डोसाइल या इनफर्टाइल, बिकॉज इनफर्टाइल क्यों होता है, क्योंकि उसमें ब्लड में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। बस इतना छोटा सा पॉइंट है, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। विच, अगला क्वेश्चन है, विच फिश सेलेक्टिवली फीड ऑन लार्वा ऑफ मॉस्किटो, बताया था गैम्ब्यूसिया, ठीक है। चैप्टर 8 में मैंने बता चुका हूँ कि मॉस्किटो की लार्वा के ऊपर गैम्ब्यूसिया फिश जो है फीड करती है, तो चैप्टर 8 को देखो एक बार, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखो, लाइफ स्पैन ऑफ वर्कर भी कितना होता है, 6 वीक का होता है। सारे क्वेश्चन नीट के हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन, द सिल्क वर्म, सिल्क इज प्रोड्यूस इन सिल्क वर्म, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि सिल्क वर्म, जैसे कि हनी में, हनी मतलब बी में ना, हनी किसका प्रोडक्ट था, वो नेक्टर से बनता था, ठीक है। बी का वैक्स जो है ना, वो उसका ओरिजिनल प्रोडक्ट था। तो वैसे ही सिल्क वर्म में सिल्क किसका प्रोडक्ट है, तो सेलिवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा, है ना, यानी कि ये खुद प्रोड्यूस करता है अपने सेलिवरी ग्लैंड से, है ना, अपने नहीं, मतलब जब ये लार्वा स्टेज में होता है ना, सिल्क वर्म जब अपने लार्वा स्टेज में रहता है तब इस अपने सेलिवरी ग्लैंड से ये सिल्क का प्रोडक्शन करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिल्क, सिल्क बनता है ना सिल्क वर्म से, तो बनता है सेलिवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा से। लार्वा स्टेज में जब होता है तो ये सिल्क प्रोड्यूस करता है अपने सेलिवरी ग्लैंड से, बस इतना ही याद रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ेंगे, ठीक। वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।